गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये हमारा टॉपिक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो इसको अपन कुछ निम्न पॉइंटों में इसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रयोग की कि रदरफोर्ड का प्रयोग क्या था, फिर उस प्रयोग का परिणाम क्या निकला, यानी प्रयोग में उन्होंने क्या देखा। उसके बाद में हम बात करेंगे परमाणु के बारे में, प्रयोग से उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष के बाद में हम बात करेंगे रदरफोर्ड मॉडल की कमियां क्या है। तो इन पॉइंट्स के संदर्भ में अपन जो है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल समझेंगे। तो चलिए आइए बात करते हैं सबसे पहले हम प्रयोग की। रदरफोर्ड का प्रयोग क्या था। रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड का प्रयोग यही था कि रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करवाई। अब सोने की पतली पन्नी उन्होंने ली, जैसे अपन ने ये सोने की पतली पन्नी ले ली अपन ने। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक पतली बारीक पन्नी सोने की ली, सोना धातु की, गोल्ड। और इसका एक क्वेश्चन ये है कि उन्होंने सोने की ही पतली परत क्यों ली, पन्नी क्यों ली, उन्होंने किसी अन्य धातु की पतली परत क्यों नहीं ली। तो आंसर ये है कि सोना एक तो इसका जो द्रव्यमान है, ठीक है, इसका परमाणु द्रव्यमान काफी अधिक होता है, यानी कह सकते हैं कि इसका नाभिक एक तरह से मजबूत है, साधारण कण उसको भेद नहीं सकते। दूसरी चीज, धातुओं में आपने पढ़ा होगा कि धातुओं में एक अघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है, तन्यता और अघातवर्धनीयता। अघातवर्धनीयता का मतलब होता है कि अगर धातुओं को पीटा जाए तो ये पतली चद्दर में बदल जाती है, पतली सीट में कन्वर्ट हो जाती है। और सोने में सबसे ज्यादा आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है, यानी सोना धातु की जो पतली पन्नी बनेगी वो सब धातुओं से पतली बना सकते हैं, इसको बहुत पतला किया जा सकता है, कहने का मतलब। और इसी वजह से उन्होंने सोने का सिलेक्शन किया। यहां पे इस सोने की पतली प्लेट के चारों तरफ उन्होंने स्क्रीन लगा दी। इस स्क्रीन पे जिंक सल्फाइड कोटिंग करा हुआ था, जिंक सल्फाइड जो है यहाँ पे कोटिंग करा हुआ था। स्फुरदीप्ति पदार्थ जिसको बोलते हैं, जिंक सल्फाइड का कोटिंग कर दिया, लेप कर दिया जिंक सल्फाइड का। इस पे जिंक सल्फाइड का लेप हो गया, ये ZnS का लेप है इस पे, ठीक है ना। यह फोटोग्राफी प्लेट है, ग्राफी प्लेट। आगे बात समझे। और ये सोने की पतली पन्नी है, सोने की पन्नी। इस पर इन्होंने क्या किया, ये जिंक सल्फाइड का जो लेप करके ये स्क्रीन क्यों लगाई इन्होंने, इसलिए लगाई रदरफोर्ड ने, ताकि जब अल्फा कण इसमें से निकल कर, क्योंकि अल्फा कण आंखों से तो दिखाई नहीं देते, ये तो पता चलेगा नहीं कि आप कहां पे जा रहे हैं, कहां टकरा रहे हैं। तो जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया। जब इस सोने की पतली परत में से अल्फा कण पास होंगे और जिंक सल्फाइड वाले लेपन करी हुई स्क्रीन पे टकराएंगे तो वहां पे एक चमकीला निशान बन जाएगा, जिससे पता चलेगा कि अल्फा कणों की दिशा क्या है, इसलिए ये लगाया। अब अल्फा पार्टिकलों की बौछार करने के लिए उन्होंने एक स्रोत ले लिया, जिसमें से अल्फा पार्टिकल निकलकर सोने की पतली पन्नी पर जाएंगे।
ये अल्फा पार्टिकल के लिए स्रोत हो गया, अल्फा कणों के लिए कणों का स्रोत। अब इसमें से अल्फा कण निकल के सोने की पतली परत पे जाके टकरा रहे हैं इस तरीके से। ये अल्फा पार्टिकल्स निकले, सोने की पतली झिल्ली पर गए और इनका डायरेक्शन तो देखा उन्होंने, तो कुछ तो सीधे निकल गए, कुछ टेढ़े हुए, ज्यादातर सीधे निकले और कुछ वापस आए, कुछ इस तरीके से। अब यहां पे इस चीज को अगर परमाणु के संदर्भ में अपन समझे कि ज्यादातर जो है, ये तो उनका प्रयोग हो गया, अल्फा पार्टिकल की उन्होंने बौछार करवा दी। अब इस प्रयोग में उन्होंने क्या देखा, परिणाम क्या आया, तो परिणाम देखने के लिए हम एक और डायग्राम बना लेते हैं कि क्या हुआ था। पतली पन्नी में हुआ क्या है। पतली ये पन्नी जो है परमाणु से मिलकर बनी है, बहुत सारे परमाणु इस तरीके से एक दूसरे के पास जो है अरेंजमेंट है, व्यवस्थित है इस तरीके से। परमाणु से पतली पन्नी है ये, एक दो लेयर जो है परमाणु की इस पतली पन्नी में बनी हुई है इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहां से अगर अपन एक परमाणु निकाल लेते हैं, तो ये निकाल लिया अपन एक परमाणु पॉजिटिव चार्ज। अब इस पर परिणाम में उन्होंने देखा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो सीधे निकल गए बिना विचलित हुए इस तरीके से। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकले, कुछ अल्फा पार्टिकल अपने मार्ग से जो विचलित हुए हैं वो यहां से इसके किनारे से टकरा के विचलित हुए हैं, नाभिक के किनारे से यूं, ठीक है ना। और लगभग 20,000 में से केवल 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से अगर बात करें तो कोई एक अल्फा पार्टिकल्स अपने मार्ग पर पुनः लौट आया टकरा के, जो कि बीचों बीच टकराया था, यूं समझ लीजिए आप। तो ये चीज देखी उन्होंने कि कितनी असंभव बात है ये। वैसे ही एक आश्चर्यजनक बात है कि 15 इंच का गोला एक पेज से टकराकर वापस आ जाए, तो ये वैसे ही है। अल्फा पार्टिकल्स बहुत हाई एनर्जेटिक होते हैं और ये टकरा के वापस आ गया, असंभव बात थी। तो ये परिणाम में उन्होंने प्रयोग के अंदर जो परिणाम देखा वो ये देखा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स निकल गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स अपने मार्ग से विचलित हुए और 20,000 हजारों में से एक अल्फा पार्टिकल वापस आ गया। ये सब देखने के बाद उन्होंने परमाणु के बारे में निष्कर्ष निकाला, ठीक है, निष्कर्ष परमाणु के बारे में। तो परमाणु के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला उन्होंने, वो देखते हैं निष्कर्ष क्या था। पहली बात उन्होंने बताई निष्कर्ष में कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला। अधिकांश भाग खाली होता है, खोखला होता है। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए थे, और सीधे तभी निकले जब वो खाली था, किसी चीज से टकराया नहीं वो। इसलिए अधिकांश, उन्होंने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। सेकंड चीज उन्होंने क्या बताई कि परमाणु के अंदर कोई धनावेशित भाग होता है जो बहुत ही कम आयतन के अंदर सकेंद्रित है, ठीक है ना। जो धनावेशित भाग है, धनावेशित भाग होता है जो कि कम आयतन के अंदर सकेंद्रित होता है, कम आयतन में सकेंद्रित यानी स्थित होता है। परमाणु के आयतन की बजाय इस धनावेशित भाग वाला जो हिस्सा है उसका आयतन बहुत छोटा सा होता है। तो आप इस परमाणु के अंदर वो धनावेशित भाग देख सकते हैं, ये जो है वो धनावेशित भाग है, आपको दिख रहा होगा, ये परमाणु के अंदर स्थित है। इतना बड़ा परमाणु अगर है, अगर बात करें कि उसका साइज ये है, तो उसमें छोटा सा भाग एक धनावेशित भाग होगा। इसको उन्होंने नाभिक नाम दिया। इसको क्या नाम दिया उन्होंने, नाभिक, परमाणु का नाभिक कहा।
तो कह सकते हो कि नाभिक की खोज और रदरफोर्ड ने की। ये उन्होंने बताया क्योंकि हजारों 20,000 में से लगभग एक अल्फा पार्टिकल्स पुनः अपने मार्ग पर वापस लौटा। तो इसी से उन्होंने बताया कि उसका धनावेशित भाग है वो कम आयतन में संकेंद्रित है, जहां से अल्फा कण टकरा के वापस आया है, उसको इन्होंने नाभिक कहा। आगे इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथों में, वर्ताकार पथों में नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर गति करते हैं। ये नाभिक है और इसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन पथों में गति करते हैं, वर्ताकार पथों में, इस तरीके से। और इन पथों को इन्होंने कक्षा या कक्ष कहते हैं, ऑर्बिटल। ठीक है ना। तो ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था, जिसमें उन्होंने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग जो है खोखला होता है, ठीक है, और जब इसमें इसका जो धनावेशित भाग है एक भाग में केंद्रित रहता है, ठीक है, जिसको नाभिक कहा। नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथों में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ये चीजें उन्होंने बता दी। अब हम बात करेंगे कि इनके परमाणु मॉडल में कमियां क्या थी, क्या कमियां रही। तो कमियों के लिए देखिए, जो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है, इस परमाणु मॉडल के अनुसार जो है नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, एक नियत वेग से गति करता है। अब वो इस नाभिक के चारों ओर गति कर रहा है, तो उसकी जो है ऊर्जा कम होगी। कम होगी तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन नाभिक में समा जाएगा तो परमाणु अस्थायी हो जाता है। परंतु अपन जानते हैं परमाणु स्थायी होता है। देखो ऐसे इस तरीके से कुछ ये नाभिक है, ठीक है ना। मैक्सवेल वगैरह की थ्योरी थी, उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें कि इन्होंने बोला, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो अगर कोई वर्ताकार चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा में क्या आती है, कमी आती है। और इन्होंने यही कहा कि वर्ताकार पथों में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं रदरफोर्ड के अनुसार। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन है और ये इस वर्ताकार पथ में गति कर रहा है इस नाभिक के चारों ओर, तो इसकी ऊर्जा कम होगी। जब इसकी ऊर्जा कम होगी तो ये अंदर की तरफ आएगा, फिर और कम हो जाएगी तो और अंदर आ जाएगा, फिर और कम हो जाएगी तो और अंदर आ जाएगा। कम होती होती एट लास्ट ये नाभिक में समा जाएगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन नाभिक में समा जाएगा तो परमाणु क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी अस्थायी हुआ परमाणु। ठीक है ना। लेकिन अपन जानते हैं अगर परमाणु अस्थायी होता तो सारी चीजें खत्म हो चुकी होती अब तक तो, पर हम जानते हैं परमाणु क्या होता है, स्थायी। तो इस चीज को कि परमाणु किस प्रकार से स्थायी है, इस चीज को रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल नहीं समझा पाता है। पहली जो मेन कमी थी वो ये थी उनकी। और जो दूसरी कमी है स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन परमाणु का जो स्पेक्ट्रम होता है, परमाणु का स्पेक्ट्रम, उस चीज को रदरफोर्ड नहीं समझा पाता है। ये स्पेक्ट्रम क्या होता है इसकी हम अलग से बात करेंगे, आगे आएगा टॉपिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसके प्रकार क्या हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम को भी रदरफोर्ड मॉडल नहीं समझा पाता है। तो ये रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कुछ कमियां थी जिनके बारे में अपन ने बात की। ठीक है।